मुझे दोषी बताया जा रहा है तो प्रधानमंत्री भी दोषी हैं। यह बात कल उन्होंने कही थी। दरअसल आज जब सुबह उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने की कोशिश की और यह कहा कि उनके ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय से कभी कोई दबाव नहीं था, ना प्रधानमंत्री ने उनके कार्य में किसी तरीके का दखल देने की कोशिश की। दरअसल एक पूरा मामला क्या, एक बार बता देते हैं आपको। हिंडाल्को को हुए कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में सीबीआई ने पारक और कुमार मंगलम बिरला को आरोपी बनाया है। दोनों का नाम सीबीआई के एफआईआर में है। अब पूर्व कोयला सचिव पारक पूछ रहे हैं, अगर मेरा नाम एफआईआर में है तो प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं? क्योंकि उन 205 में हुए आवंटन के वक्त कोयला मंत्रालय मनमोहन सिंह के ही पास था और फाइल पर आखिरी दस्तखत प्रधानमंत्री के ही हैं। कोयला घोटाले की आंच एक बार फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंच रही है। कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने 2005 में हिंडाल्को को हुए एक आवंटन के मामले में कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख को आरोपी बना लिया है। दोनों के नाम बाकायदा एफआईआर में, लेकिन पीसी पारख का कहना है कि बिरला को हुआ यह आवंटन प्रधानमंत्री के दस्तखत से हुआ था, जो कोयला मंत्री भी थे। If there is something wrong, I am equally responsible. What I am saying is there is nothing wrong. If ultimately the case goes to the court and court finds that there is something wrong, then I can't say I am not responsible. I am as much responsible as the Prime Minister if there is something wrong. पारख की माने तो पहले कोल ब्लॉक का आवंटन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेवेली को हुआ था, लेकिन इस बाबत आदेश जारी नहीं हुए थे। इसी बीच पारख से मिलने कुमार मंगलम बिरला आए। उन्होंने उनके ऑफिस में बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर समझाया कि इस कोल ब्लॉक के आवंटन में उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए। पारख के मुताबिक मेरिट के आधार पर उन्होंने नेवेली के साथ बिरला की कंपनी हिंडाल्को को भी साझा आवंटन की फाइल पीएमओ भेज दी। फिलहाल सरकार के मंत्री पीएम का नाम उछालने पर ऐतराज जता रहे हैं। इस तरह के बेतुके, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान देना बिल्कुल ही उचित नहीं है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने पूरी तरह से जांच एजेंसी को, जांच की प्रक्रिया को अपनी कोऑपरेशन दी है। कोयला घोटाले के मामले में कांग्रेस को हमेशा विपक्ष की मांग के आगे बैकफुट पर जाना पड़ा। विपक्ष प्रधानमंत्री को संसद के भीतर इस मामले में जवाब देने पर भी मजबूर कर चुका है। ऐसे में एक बार फिर सरकार सांसद में दिख रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक सरकार और कांग्रेस की सांस अटकी ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN से। दरअसल ये मामला अपने आप में काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कल जब यह खबर आई थी कि इसमें पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख के खिलाफ एफआईआर होगी कुमार मंगलम बिरला के साथ, तो एक बार सब लोग चौंक गए। क्योंकि पीसी पारख की जो छवि है, जो इमेज है, वो एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर की है, इसलिए सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ। और यह भी माना जा रहा है कि पीसी पारख ने दरअसल कोयला घोटाले पर से जो है वो कोयला घोटाले को उजागर करने का काम किया था, नहीं व्हिसल ब्लोअर का काम किया था। ऐसे में जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो कई सवाल एक साथ खड़े हो गए और सवाल और आगे बढ़ गया जब खुद उन्होंने यह कहा कि अगर मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं उस वक्त सेक्रेटरी था, अगर मैंने फाइल क्लियर की थी, मैंने रिकमेंडेशन दिया था, तो उस पर अंतिम सिग्नेचर प्रधानमंत्री के थे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी दोषी हैं। तो प्रधानमंत्री का नाम आया और उसके बाद जबरदस्त तरीके से पूरे मसले पर राजनीति शुरू हो गई। इस पूरे मसले पर पीसी पारख का पक्ष जानने के लिए और साथ ही साथ पूरा मामला क्या था, क्या नहीं था, इसके लिए थोड़ी देर पहले मैंने खुद पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख से बातचीत की, जो वो हैदराबाद में मौजूद थे। सुनिए पूरा अंश। दरअसल कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्कालीन कोयला सचिव पीसी पारख ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कल ही सीबीआई ने पारख के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद पारख ने कहा कि अगर सीबीआई को कोयला आवंटन में साजिश नजर आती है तो उसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी नंबर 1 बनाना चाहिए, क्योंकि इस फैसले पर उन्होंने ही मुहर लगाई थी। इस पूरे मसले बात करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं खुद पीसी पारख साहब। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पारख साहब, आप प्रधानमंत्री को आरोपी नंबर 1 बता रहे, क्यों? नहीं, मैं प्रधानमंत्री को आरोपी नंबर 1 नहीं बता रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस केस में कोई दम नहीं है और ये केस सीबीआई को परस्यू करना ही नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सीबीआई सोचती है कि इस केस में कंस्पायरेसी है जी, तो फिर जो भी सारे कंस्पायरेंट्स हैं सभी को इंक्लूड करना चाहिए।
अब उसमें कंस्पायरेंट्स कौन है? उसमें मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जिन्होंने एप्लीकेशन दिया वो कंस्पायरेंट है जी। मैं जिसने वो उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस की वो कंस्पायरेंट हूँ। और प्रधानमंत्री जो एज कोल मिनिस्टर उन्होंने ये डिसीजन लिया फाइनली अलॉटमेंट का, वो कंस्पायरेंट है। तो अगर कंस्पायरेसी है तो फिर सभी लोग जो इस कंस्पायरेसी में इन्वॉल्व हैं सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए ना। यानी व्हाई डिड दे सेलेक्ट मेरे को और बिरला को ही क्यों सेलेक्ट किया? व्हाई डिड दे नॉट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर इन द लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड? आपके कहने का मतलब है चूंकि कुमार मंगलम बिरला और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अगर ये पूरा षड्यंत्र है तो प्रधानमंत्री को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से इस पूरे किस्से में कोई गलत चीज हुई नहीं है। इट वॉज ए वेरी फेयर एंड करेक्ट डिसीजन एंड देयरफॉर there is nothing wrong either on the part of Mr. Birla or me or Prime Minister, and therefore nobody is liable for any kind of a penal action in this case. सर, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विपक्षी पार्टियां बार बार अब कहने लगी हैं कि चूंकि पारक साहब ने कह दिया है इसलिए मनमोहन सिंह को भी इसमें लपेटना चाहिए, वो भी षड्यंत्र में हिस्सेदार है। अगर मैं आपकी बात समझ पाया हूं तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस केस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कोई लेना देना नहीं है, इसमें किसी तरीके की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप लेकिन सर एक सवाल यह है कि ये जो पूरा का पूरा मामला था, इस पूरे मामले में गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत था। अगर गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत था तो हिंडाल्को कुमार मंगलम बिरला को कैसे कोल ब्लॉक अलॉट हुआ? नहीं, ये जो कोल ब्लॉक था ये गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन के अंडर नहीं था। ये कोल ब्लॉक कैप्टिव ब्लॉक डिस्पेंसेशन में था। आप इस बात को पूरी तरीके से डिनाई करते हो कि सीबीआई का ये कहना है, सीबीआई का ये मानना है कि जो नेवली को दिया गया या महानदी को दिया गया तौलबिरा 1, तौलबिरा 2 एंड तौलबिरा 3 में, वो गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत दिया गया था और उसमें किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एंट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन के तहत नहीं दिया गया था। इट वाज वन ऑफ द कैप्टिव ब्लॉक्स और कैप्टिव डिस्पेंसेशन में ही दिया गया था। यानी आप सीबीआई की जो बुनियादी जो उनकी थियरी है उसको ही आप डिनाई कर रहे हैं। यानी आपके मुताबिक गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन स्कीम में ये नहीं थी, पीएसयूज को नहीं दिया जाना था, इसलिए अगर कोई प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह मिलता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीबीआई का कहना आपके खिलाफ फुल प्रूफ एविडेंस है, फुल प्रूफ एविडेंस आपके खिलाफ और कुमार मंगलम बिरला के खिलाफ। मेरे को तो अभी तो कोई इस तरह की फुल प्रूफ एविडेंस दिखाई नहीं दी गई है। आपकी कुमार मंगलम बिरला से मीटिंग हुई? हाँ। कब हुई, किस वक्त हुई, कहां हुई? मीटिंग मेरे ऑफिस में हुई और कब हुई वो मेरे को ध्यान नहीं है। उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई? उस मीटिंग में मिस्टर बिरला ने वही रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये जो डिसीजन हुआ है जिसमें नेवेली को हमारे ऊपर प्रेफरेंस दिया गया वो सही नहीं है जी, क्योंकि हम इस ब्लॉक के फर्स्ट एप्लीकेंट थे, इसलिए इस डिसीजन को रिकंसिडर किया जाए। जी, आपने रिकंसिडर किया? मैंने रिकंसिडर किया। क्यों? क्योंकि देयर वाज उनके रिक्वेस्ट में मेरिट थी कि भाई ये उनका सबसे पहले एप्लीकेशन हुआ था। दे वर इक्वली मेरिटोरियस केस। उनके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस है, दे हैड ए प्रोजेक्ट टू स्टार्ट एंड देयरफॉर देयर वाज मेरिट इन देयर केस। क्या फर्स्ट एप्लीकेंट होना ही किसी को क्वालिफाई कर देता है ऑटोमेटिकली कि आपको मिल जाएगा? ये क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है? नहीं, तो कुमार वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सब तरह से दोनों पार्टीज इक्वल हैं जी, तो फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस दिया जा सकता है। फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस दिया, लेकिन पब्लिक पीएसयूज को, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको क्या प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी के ऊपर? अगर उनके क्या आपको लगता है कि नेवली के पास वो कॉम्पिटेंस नहीं था, वो क्वालिफिकेशंस नहीं थी जो बिरलास के पास थी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनमें कॉम्पिटेंस नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि दोनों को ज्वाइंटली एलोकेट कर दिया जाए। नहीं, इट वाज नॉट दैट नेवली वाज रिप्लेस बाय हिंडाल्को। मेरा सवाल वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। मेरा सवाल ये है कि अगर नेवली कॉम्पिटेंट थी
सारी क्वालिफिकेशंस उसके अंदर थी, सारी तकनीक उसके पास थी, तो उसमें कुमार मंगलम बिरला को जोड़ने की जरूरत क्या थी? क्योंकि वही सब कॉम्पिटेंस कुमार मंगलम बिरला की कंपनी में भी थी, तो उनको निकालने की जरूरत क्या थी? उस तरीके की बहुत सारी कंपनीज होंगी जिनके अंदर इक्वली इसी तरीके का कॉम्पिटेंस होगा, तो क्या नेवली के साथ कुमार मंगलम बिरला के साथ और तमाम कंपनीज को भी जोड़ देना चाहिए उसमें? हाँ, बहुत सारे किए हैं ड्यूरिंग माई टाइम, बिकॉज देयर वर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर number of blocks. We did made joint allocation to several companies and requested them to either make a joint venture or have a concept of a leader and followers. जी, this is not the first case of kind. बट फर्स्ट केस का मेरा कहना यह है कि अगर किसी एक, क्या आपने नेवली के साथ अन्याय नहीं किया? अगर वो कॉम्पिटेंट थे, अगर उनको अलॉट हो चुका था, अगर उनके अंदर सारे नो हाउस थे, आपने क्या एक पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ अन्याय नहीं किया? नहीं, बिल्कुल अन्याय नहीं किया है। उसके बजाय मैं उस तरह से कहना चाहूंगा कि दोनों कंपनियों के साथ में न्याय किया है, और क्योंकि नेवली एज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी कुड ऑल्सो बी गिवन ब्लॉक आउटसाइड द कैप्टिव लिस्ट एज ए गवर्नमेंट कंपनी, सो वी वर फ्री टू गिव एनी अदर ब्लॉक टू नेवली अपार्ट फ्रॉम तालावीरा 2। तो ये चीज तो कुमार मंगलम बिरला पर भी आपने एजम्पशन के आधार पर फैसला किया। पारेख साहब माफ करिएगा, लेकिन आपने एजम्पशन के आधार पे फैसला किया। कौन सा एजम्पशन? आपने एज्यूम किया कि नेवली को कहीं और भी मिल सकता है, इसलिए बिरला के साथ इनको जोड़ दो। नहीं, देयर इज नथिंग लाइक एजम्पशन। वी हैड कोल ब्लॉक्स व्हिच वर अवेलेबल व्हिच कुड हैव बीन गिवन टू द नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। देयर इज नो एजम्पशन अबाउट इट। बट सर माफ करिएगा, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आप कुमार मंगलम बिरला पर मेहरबान थे। मेरा कहना है कि कुमार मंगलम बिरला किसी और उनको कहीं और भी उनको कोल ब्लॉक्स अलॉट किए जा सकते थे। एक कंपनी नेवली को ऑलरेडी अलॉट किया जा चुका था, इनकॉम्पिटेंट नहीं थी आपके खुद के हिसाब से, क्वालिफाइड थी, सारी टेक्निकल नो हाउस उनके पास थे। आपने चूंकि कुमार मंगलम बिरला से मुलाकात हुई इसलिए आपने उनको क्लब कर दिया। क्यों? ये तो आपने पीओसी के साथ गलत किया या नहीं किया? नहीं, पहली बात तो नेवली को अलॉटमेंट हुआ ही नहीं था। स्क्रीनिंग कमेटी ने सिर्फ रिकमेंडेशन सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने नेवली को अलॉट किया था। अलॉटमेंट ऑर्डर हैड नॉट बीन इश्यूड, ओनली स्क्रीनिंग कमेटी हैड मेड रिकमेंडेशन। बट सर अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर वाज आप अपने को करेक्ट कर रहे हैं? आप अपने को करेक्ट कर रहे हैं पारेख साहब? हाँ, नहीं, अलॉटमेंट ऑर्डर वाज नॉट इश्यूड, इट वाज स्टिल स्क्रीनिंग कमेटी रिकमेंडेशन स्टेज व्हेन this application was received. यानी नेवली को आपने रिकमेंड कर दिया था। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेक्निकलिटीज। Nevelli had been recommended by the screening committee. So ये technical. And I found nothing wrong in accommodating Hindalco also because their case was equally good. मैंने कहा कि अगर उनका केस उतना ही स्ट्रांग था तो इस देश के अंदर और बहुत सारी कंपनीज है जिनका भी केस स्ट्रांग होता और उनको भी दे देते आप। मेरा सवाल यह है कि अगर एक पीएसयू उसको जो दे चुके थे, जो कॉम्पिटेंट थी, आप उनके साथ आपने हिंडाल्को कहते कि आप किसी और जगह आप अप्लाई कर दीजिए, हम आपको वहां दे देंगे। आपने ये नहीं किया। You see, the issue is that while Nevelli could be given anywhere else and government dispensation, Hindalco could not be given anywhere else. Hindalco can be given only within the captive list. तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी प्राइवेट प्लेयर के इंटरेस्ट को परस्यू करे या उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। आप ऐसा लग रहा है जैसे आप कुमार मंगलम बिरला या हिंडाल्को के इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे थे या उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे थे। As coal secretary, I am not looking at only public sector or private sector. I am looking for the entire coal sector. And therefore, I have to be fair both to coal public sector as well as private sector. But मैं आपकी बात से assume करूंगा simply because मैं आपकी बात से ये assume कर रहा हूं कि आप नेवली के साथ अनफेयर हो गए। जब उनको रिकमेंड किया जा चुका था तो उसमें उनके खाने का हिस्सा, उनके हिस्से का खाना किसी और को और क्यों शेयर करें? मैं तो नहीं शेयर करूंगा अपने हिस्से का खाना, आप भी नहीं शेयर करेंगे। I am not in agreement with this view because I feel that including Hindalco in this case was absolutely fair, and whatever reduction took place in Neveli's
allotment of coal could have been comfortably met through another block to be allotted to Neyveli. मेरे हिसाब से इट वॉज ए वेरी फेयर डिसीजन. बट सीबीआई के मुताबिक ये इर्रेगुलरिटीज है. गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन स्कीम की चीज में प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया. ये इर्रेगुलरिटीज आपने की कि और कुमार मंगलम बिरला के साथ षड्यंत्र करके ये इर्रेगुलरिटी मानती है. जहां तक मेरा ध्यान है, Talabira 2 was not in the government list. It was in captive list and therefore Hindalco was accommodated in. आप सीबीआई की थियोरी को चैलेंज कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. इसमें क्या यह माना जाए कि कुमार मंगलम बिरला ने आपसे मिलने के पहले प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी? और ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया था. क्या प्रधानमंत्री की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन आया था? वो जो भी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने प्रधानमंत्री के ऑफिस में दिए, देवर सेंट, वो मेरे को भेजे गए एग्जामिनेशन और सबमिशन के लिए. क्या लिखा हुआ था उसमें? वही जो मैंने बताया आपको कि उनकी ग्रीवांस थी कि हम इसके सबसे फर्स्ट एप्लीकेंट हैं और ये हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ये अन्याय है हमारे साथ. उस वक्त अगर मुझे ध्यान पड़ता है तो मनमोहन सिंह जी कोल मिनिस्टर थे और आप उनके सेक्रेटरी. क्या प्राइम मिनिस्टर से आपकी कभी इस बारे में कोई बातचीत हुई थी? नहीं, मेरी इस बारे में प्रधानमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई. सॉरी सर, आपकी कोई बातचीत हुई थी प्राइम मिनिस्टर से? नहीं, मेरी प्राइम मिनिस्टर से इस केस के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई. क्या प्राइम मिनिस्टर कार्यालय की तरफ से आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव डाला गया कि कुमार मंगलम बिरला को ही ये मिलना चाहिए? नहीं, मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था. मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन था और उसी हिसाब से मैंने रिकमेंडेशन भेजी. यानी ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका था कोल सेक्रेटरी होने के नाते? नहीं, ये फैसला मेरा नहीं हो सकता ना. कोल सेक्रेटरी सिर्फ रिकमेंडेशन करता है, फैसला फाइनली मिनिस्टर ही लेता है. बट आपने रिकमेंड किया, आपने स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले को बदला. जिस स्क्रीनिंग कमेटी को आप हेड कर रहे थे उसके फैसले को बदला. वो बिल्कुल सही है. यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इस केस में किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आता है? नहीं नजर क्यों, जब प्रधानमंत्री उस मेरी रिकमेंडेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल उनका इन्वॉल्वमेंट आता है. अगर वो ये फील करते कि ये रिकमेंडेशन गलत है तो उसको चेंज कर सकते थे. नहीं, बट आप सेक्रेटरी, फाइनल डिसीजन तो प्रधानमंत्री का होता है ना. सर प्रधानमंत्री, मैं सेक्रेटरी था. मेरा काम था कि इश्यूज को एग्जामिन करके और मिनिस्टर के सामने पेश करना. फाइनल डिसीजन तो मिनिस्टर का होता है ना. तो आपने क्या प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में किसी तरीके से आपकी कोई बातचीत हुई? आपने जो रिकमेंड करके भेज दिया उसको साइन कर दिया गया वहां से? हाँ, मैंने जो रिकमेंडेशन करके भेजा वो अप्रूव होके आया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से. सर आपके ऊपर आपने ये आरोप भी लगाया है कि जब आप कोल सेक्रेटरी थे उस वक्त आपको हटाने के लिए कई मंत्रियों ने दबाव डाले. कौन से मंत्री थे वो? नहीं, कई मंत्रियों ने नहीं थे. मेरे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे शिबू सोरेन जी, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक बड़ी चिट्ठी लिख के मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट भेजी और रिक्वेस्ट किया कि मेरा ट्रांसफर इमीडिएटली कर दिया जाए. क्यों? मेरे उनके साथ बहुत डिफरेंसेस थे. वो कोल ब्लॉक को कॉम्पिटिटिव बिडिंग में नहीं करना चाहते थे. वो हमने जो कोल का ई ऑक्शन शुरू किया वो भी नहीं चाहते थे. उनको मेरे से और बहुत सारे ग्रीवांसेस थे इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स इन कोल कंपनीज, अबाउट वेरियस इश्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट सीनियर ऑफिसर्स. देयर होल लॉट ऑफ इश्यूज अगेंस्ट फॉर विच ही वाज नॉट कंफर्टेबल विथ मी. जी, लेकिन शिबू सोरेन की चिट्ठी के बावजूद भी मनमोहन सिंह ने आपको हटाया नहीं या कैबिनेट ने आपको हटाया नहीं? बिल्कुल नहीं हटाया. यानी मनमोहन सिंह जी आप पर मेहरबान थे, मंत्री महोदय पर नहीं? नहीं, इसमें मेहरबान होने की कोई बात नहीं है. आई मीन इट वाज एज प्राइम मिनिस्टर, इफ ही फेल्ट दैट आई वाज डूइंग द राइट जॉब, इट वाज हिज ड्यूटी टू सी दैट I am not transferred for reasons which are extraneous. यानी आपको यह लग रहा था कि प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े थे जबकि आपका मंत्री आपको हटाने की बात कर रहा था?
हाँ, प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे और जहां तक हो सका प्रधानमंत्री ने मेरे को सपोर्ट भी किया। जो मैंने ब्लॉक्स के ऑक्शन का प्रपोजल दिया उसको प्रधानमंत्री ने कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जब when I had some problem with some members of parliament and I decided to resign from the government, Prime Minister even then supported me and wanted me to continue in service till my tenure ends. I definitely got full support from the Prime Minister as secretary. सिर्फ शिबू सोरेन एकमात्र मंत्री थे या कुछ और भी लोग थे जो आपको हटाना चाहते थे वहां से? अब ये मेरे को पता नहीं, बट मेरे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे ही वाज आल्सो नॉट हैप्पी विथ मी, बट अल्टीमेटली द कम्युनिकेशन व्हिच वेंट टू पीएम वाज फ्रॉम मिस्टर शिबू सोरेन। वो कौन थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अगर उनका नाम लेना चाहेंगे आप? तो दसारी नारायण राव। दसारी नारायण, यानी जो मिनिस्टर राज्य मंत्री थे और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों ही आपको हटाना चाहते थे। कोई खास कारण था? नहीं, मैं बताया ना, आई हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन ऑल दीज इश्यूज। सर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था या उसमें भ्रष्टाचार करना चाहते थे और आप करने नहीं दे रहे थे? नहीं, अब ये मैं कैसे कह सकता हूं? अरे सर, आप इतना तो आप जानते होंगे ना। क्या जानता हूं? भाई इतना तो आपको पता होगा ना कि कोई मंत्री क्यों आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा था। ये आप लोगों को इन्फर करने की जरूरत है। मैं सर, इसके बारे में क्या कह सकता हूं? सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई इस केस को बना रही है और सीबीआई कह रही फुल प्रूफ केस है, ये आपके लिए आने वाले दिनों में गंभीर संकट पैदा कर सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है मीडिया को भी और पब्लिक को भी कि आखिर वो मंत्री क्यों आपको हटाना चाहते थे, किसके इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे थे, क्या वो घूस खाना चाहते थे और क्या आप उनको क्यों रोक रहे थे। इसलिए मैं जानना, और मैं चाहूंगा कि अगर आप इसका खुलासा करें। नहीं, मेरे ख्याल से मेरे को सीबीआई के केस का कोई डर नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें कोई केस है नहीं और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि मतलब मैंने ये बहुत क्लियरली आपको बोल दिया है कि मेरे और मेरे स्टेट मिनिस्टर में और कैबिनेट मिनिस्टर में पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज पे बहुत सारे डिफरेंसेस थे एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड मी आउट। लेकिन बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग दैट आई कैन कॉन्क्रीटली से। आप बहुत पॉलिटिकली करेक्ट बोल रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इन एवरी अदर वे आई एम सेइंग करेक्ट। और आप प्रधानमंत्री को बचा भी रहे हैं। नहीं, मैं अगर सीबीआई सोचती है कि इस केस में कंस्पायरेसी है तो मैं प्रधानमंत्री को नहीं बचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर हम जितने दोषी हैं उतने प्रधानमंत्री भी दोषी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नहीं बचा रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी है कि प्रधानमंत्री को भी जी प्लीज गो अहेड सर। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि एज कोल मिनिस्टर मेरे को प्रधानमंत्री ने पूरा सपोर्ट दिया। पारेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 से बातचीत करने के लिए। ये थे PC पारेख जो कोल सेक्रेटरी थे और उनके खिलाफ अभी सीबीआई ने FIR दर्ज किया है कोल मामले के अंतर्गत। तो पारेख साहब की इस बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट है कि मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। तमाम मसलों बातचीत करने के लिए क्या वाकई इसमें PC पारेख साहब दोषी हैं, क्या इसे प्रधानमंत्री को घसीटना सही है, और जिस तरीके से विपक्ष तमाम हमले कर रहा है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उन तमाम मसलों बातचीत करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर और पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम जी। आपने पूरा इंटरव्यू आपने सर सुना। एक तो पहला सवाल है कि PC पारेख के बारे में कहा जाता था वो व्हिसल ब्लोअर थे इस कोयला घोटाले के मामले में और उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। क्या यह बात आपके गले उतरती है कि पहली बात यह है कि मेरा असेसमेंट, आई डोंट नो, उनसे मेरा परिचय नहीं है जी, लेकिन उनका रेपुटेशन मैं जानता हूं। पहली बात यह है कि वो विसल ब्लोअर तो नहीं थे, वो एज सेक्रेटरी अपना काम कर रहे थे। उन्होंने पॉलिसी में चेंज करने का उन्होंने प्रपोजल दिया था जी। वो अप्रूव नहीं हुआ है या अप्रूव हुआ था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जो भी हुआ हो, तो विसल ब्लोअर तो नहीं थे। बस इतनी बात है। लेकिन उनका रेपुटेशन तो बहुत सॉलिड है और इतना ही सॉलिड है जो दूसरे कोल सचिव हैं, जो क्या नाम है, गुप्ता, मैं नाम बोल रहा हूं मैं। तो कम्युनिटी में क्लियर पिक्चर है कि कौन कंप्लीटली अबव बोर्ड है,
कौन ऐसा वैसा थोड़ा एडजस्ट करेगा, थोड़ा डांस साथ करेगा और थोड़ा कौन क्रूकड है, सब जानते हैं। ही विल कम इन द फर्स्ट कैटेगरी। बट इसके बावजूद अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है एक ऐसे मामले में जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, तो आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? क्या उनको फंसाया जा रहा है या कहीं दाल में काला है? अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेरे विचार में उन लोगों ने देयर 3-4 पॉसिबिलिटीज जी। एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जैसी अभी इंटरव्यू से बाहर निकल रहा है कि क्या उसमें डेलिबरेट मिस्चीफ रहा, कॉन्स्पिरेसी एंगल रहा, पॉलिसी में अंदर किया गया, पॉलिसी के बाहर किया गया, लेकिन अनजाने में, गलती में, विदाउट मैलोफाइडी, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें तू टेक्निकली फाइल देख के ओपिनियन लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा ब्रॉडर पिक्चर ये लग रहा है, इसमें तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरा स्टडी करके बताना पड़ेगा। प्राइमा फेस लग रहा है मेंसरिया नहीं है, एक्सेसरियस है, वो गलत है नहीं गलत है वो अलग चीज है वो। लेकिन वो ओवरऑल कोल घोटाला जो हुआ बहुत बड़ा था, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैम्स जो था। जी। मुझको इंप्रेशन ये आ रहा है उसको बिट करके, उसको छोटे छोटे केस करके 2-3 साल में इंडिविजुअलाइज करके खत्म करने की एक ब्रॉडर पिक्चर मुझको सस्पिशन आ रहा है। बिल्कुल, आपको इसमें शक हो रहा है और कभी कभी मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि अंत में हुआ क्या, कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार नहीं था, यह सवाल कभी गौड़ हो जाता है और राजनीति ऊपर हावी हो जाती है। इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए अखिलेश प्रताप सिंह, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटते हैं, इस पूरी बातचीत की चर्चा करते हैं।